प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो दैट इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसका एक पार्ट काफी लंबा हो गया था, बट क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको कॉन्सेप्चुअल में वो सब चीजें काम आने वाली हैं, तो मैंने जल्दीबाजी न करके प्रॉपर तरीके से उसको आप लोग के लिए एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो थ्रू दैट इन पार्ट 1। पार्ट 2 वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर विद सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फैक्टर्स, है ना। सो इट इज इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ये है पेज नंबर 6 इकोनॉमिक्स बुक की, है ना। पेज नंबर 6 में हमने अब तक कहां तक किया था? हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर्स इन पालमपुर। हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड between the farmers of पालमपुर। देखते हैं बच्चों, लेट अस सी। पहले एक बार मैं पढ़ देता हूं फटाफट, फिर आपको क्रक्स पॉइंट 3-4 लाइन में लिखवा दूंगा। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। You must have realized how, ये हेडिंग पॉइंट नंबर 4 है पेज नंबर 6 का। You must have realized how important land is for farming। बिल्कुल हमको पता है कि भाई पहला ही रिक्वायरमेंट लैंड है ना, हमने पढ़ा था 4 रिक्वायरमेंट से पहला रिक्वायरमेंट लैंड है। Unfortunately, not all people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of 450 families are landless, है ना। तो अब मैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया, मैं लिखता हूं। देखो 1/3 मतलब 75%, है ना। तो इन पालमपुर अबाउट 75%, 1/3 यानी 25%, 25% पीपल आर, क्या है ये? लैंडलेस, है ना। यानी 75 के पास लैंड है, 75% के पास। तो टोटल फैमिली कितनी है इनके पास? टोटल फैमिली है 490 फैमिली है इस गांव में, है ना। तो उसका लैंड कितनों के पास नहीं होगा? तो 25%, है ना। 25% ऑफ विलेज फैमिली। ये कितना हो जाएगा आपका? लगभग 150 बच्चों। 500 पकड़ लेते हैं तो 25% के हिसाब से 150 इनके पास नो लैंड, है ना। नो लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 240 फैमिली कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। अब देखिए, इसी को मैं ऐड करता जाता हूं क्योंकि पालमपुर का पूरा डेटा आपको दे देता हूं मैं, है ना। पॉइंट नंबर 1, टोटल फैमिली कितनी है? 490, जिसमें से 150 के पास कोई लैंड नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है आपके लिए कि 240 फैमिली जो है, 240 फैमिली 240 विद स्मॉल लैंड, छोटे छोटे लैंड है इनके पास। चलिए, और स्मॉल का मतलब मैं कर देता हूं लेस देन 2 हेक्टेयर, लेस देन 2 हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ता हूं। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फैमिली, फार्मर फैमिली, है ना। अब 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो उसमें इनकम क्या करेंगे बेचारे? जो उगाएंगे पूरे साल में वो उनके खाने में भी कम पड़ जाएगा। एडिक्वेट इनकम की तो बात छोड़ दो, खाने के लिए ही कम पड़ जाएगा, है ना। सो ना वो उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, तो बीच में फंसे रहते हैं बेचारे। खेती भी करेंगे, फिर कहीं जाना पड़ेगा उनको मजदूरी भी करने, ताकि वो अब अपने बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरा कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्लू बॉक्स में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद लैंड 2.25 हेक्टेयर्स लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। अब उसका अगर किसी के पास जमीन भी है तो सकता है उसका इरिगेटेड हो या इरिगेशन अवेलेबल है या नहीं है, वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये गोविंद जी जो थे इनके पास तो 2.25 हेक्टेयर था बट इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, है ना। विद द हेल्प ऑफ his 3 sons Govind cultivated the land though they did not have live very comfortably। उसके पास 3 बेटे थे लेकिन वो अच्छे से रह नहीं पा रहे थे। The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed। अब थोड़ा बहुत उनके पास एक्स्ट्रा इनकम आती थी किससे, एक उन्होंने बफेलो पाल रखा था, है ना। आगे देखते हैं। Some years after Govind's death this land was divided among his 3 sons। अब क्या हो जाएगा, 3 बेटे थे तो अब खेत 2.2 हेक्टेयर था, अब उसको डिवाइड करके 3 पार्ट में करना पड़ेगा, तीनों का शेयरिंग आएगा उसमें। अब क्या होगा, ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। अब क्या होगा, उसकी साइज 1 हेक्टेयर से भी कम हो गई, 0.75 हेक्टेयर हो गई। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living for their land। अब देखो, अब अगर उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर लिया, ट्यूबवेल भी लग गया, लेकिन क्या हो रहा है, लैंड उतना ही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, डिपेंडेंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड, दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। तब उनको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा अदर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। पिक्चर हमने ऊपर है 1.5, अगर इसको हम देखें तो उसमें बहुत सारा लैंड ऐसा है जो छोटे छोटे लैंड हमको प्लॉट्स दिख रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, तो अलग अलग, किसी को कोई ग्रीन कलर, कोई अलग फार्मिंग है, कोई छोटा छोटा बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये क्या है, इट शोज दैट फैमिलीज हैविंग स्मॉल पार्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड्स फॉर देयर ओन शेयर, उसमें वो अपनी खुद की खेती कर सकते हैं बट नॉट सफिशिएंट टू सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। These are cultivated by small farmers। On the other hand, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size। अब आधे में देखो बच्चों क्या दिखाया कि बड़े छोटे छोटे प्लॉट्स, और आधे वाले में दिखाया कि बड़े बड़े प्लॉट्स भी हैं, है ना। चलिए, in Palampur there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land। बच्चों नेक्स्ट आया, अब कितने, लगभग 60 फैमिली हैं विद मीडियम और लार्ज प्लॉट, है ना, यानी मोर देन 2 हेक्टेयर, मोर देन 2 हेक्टेयर। तो कितना हो गया, 490 में से 150, 240 और 60, इतने कर लिए हमने। आगे देखते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more। कुछ के पास ऐसे थे सब जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर भी है ना, few families। तो ये टोटल जब करेंगे तो हमारा 490 आ जाएगा, है ना। फ्यू में जितना डिफरेंस निकाल लो टोटल करके वही बचेगा। चलिए बच्चों, तो ये तो था कैसे पालमपुर में लैंड बटा हुआ है, बट दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पालमपुर ओनली, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इन पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था कि पालमपुर क्या है, इट इज अ हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल विलेज मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल इंडियाज विलेज स्टोरी, है ना। हर गांव में लगभग ऐसे ही है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीन है, कुछ लोगों के पास जमीन ही नहीं है, और वो लैंड लेबर्स का काम करते हैं और एक अपना जीवन यापन जैसे तैसे वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर, एक ग्राफ बना हुआ है जो मैं बना देता हूं आप लोग के लिए बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसको प्रोड्यूस करना है एग्जाम। इट इज वेरी इजी एंड खाली हमको 2 मिनट में समझना है इसको और इसको दिमाग में फिट कर लेना है ना। परमानेंट मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी क्या होता है, रोम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या है परमानेंट होता है, रैम क्या होता है टेम्परेरी होता है। मोबाइल वालों को ये तो पता ही होगा। चलिए देखते हैं क्या है मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अब मैं एक वो बना रहा हूं आप लोग के लिए, सर्कल बना दिया, दूसरा भी एक सर्कल बनाता हूं। मुझे लग रहा है काफी अच्छा बन गया सर्कल। चलिए देखते हैं क्या है। तो बच्चों इसमें क्या है, अगर इसका ये सेंटर कर लेते हैं, और इसका ये सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर देता हूं। और इसको भी ग्रीन कलर से कलर कर देता हूं। कर दिया। चलिए पहले इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं हम लोग। इसको रेड कलर से कर देता हूं। चलो चलिए लेट अस सी द नॉमेनक्लेचर। क्या है ये, इसको हम बोलते हैं 55.4%, है ना। और इसको हम बोलते हैं 85%। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 15%। ये है 44%, 44.6%। 100% करने के लिए ये भी 100% हो चुका है। चलिए पहला वाला जो है ना, ये कौन सा वाला, रेड वाला, रेड वाला, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। marginal and small farmers less than 2 hectare। ये हमारा रेट क्या शो कर रहा है बच्चों, मार्जिनल स्मॉल फार्मर को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है ना। और ये जो है बड़े लैंडलॉर्ड्स है। ये वाला जो क्या शो कर रहा है, बड़े लैंडलॉर्ड्स है ना। अब इसमें मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कौन सा शो करेगा, पिंक वाला या ग्रीन वाला, सॉरी आपकी बुक में वो पिंक में दिया है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। चलो डन है। अब यहां पे क्या होगा, मोर देन 2 हेक्टेयर। तो बच्चों क्या है ये, देखिए ये कल्टीवेटेड एरिया है, कल्टीवेटेड एरिया। और ये क्या है, दूसरा नंबर ऑफ फार्मर्स। चलिए हम समझते हैं इसको क्या है। देखो कल्टीवेटेड एरिया जो होता है ना, उसमें क्या है 55.4% क्या होता है मार्जिनल और स्मॉल, मतलब लगभग आधी जमीन में ऑलमोस्ट ऑल पॉपुलेशन आ जाता है ना। ऑलमोस्ट आधी जमीन में लगभग 55% में जो छोटे किसान है वो उनका कल्टीवेशन होता है, और लगभग 44% जो होता है वो बड़े किसान कल्टीवेशन करते हैं ना। और ये नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें तो ये बड़े वाले जो है 85% को कंस्टिट्यूट करते हैं, तो कम 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है
वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 85% ऑफ लैंड को, है ना। 44% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ लैंड को, और जो 55% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया वो सिर्फ 15% लैंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब पूरा पॉपुलेशन जो 55% ऑफ कल्टीवेटेड एरिया है सिर्फ 15% लैंड को ही रिप्रेजेंट करता है, उतने में उसका काम गुजारा चलना पड़ता है। और ये जो 44% कल्टीवेटेड एरिया है वो कुछ ही लोग में बटा हुआ है। बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज स्टिल नॉट क्लियर यू कैन कम बैक टू मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज आई से। फिर से एक बार बताता हूँ इजी लैंग्वेज में, ये क्या है? टोटल 100% कल्टीवेटेड एरिया है, जिसमें से 55.4% कौन कल्टीवेट करता है? मीडियम एंड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, जिनके पास खेती 2 हेक्टेयर से कम है। और 44.6% जो है ऐसे फार्मर्स हैं जिनकी खेती जो है, ये कल्टीवेटेड एरिया जो है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर को। यानी कुछ किसान, हार्डली 10% किसान लगभग आधी खेती को रिप्रेजेंट करते हैं किसी गांव के, है ना। ये नंबर ऑफ फार्मर है, तो 85% फार्मर जो है इतने को ही पूरी खेती को लोग कवर कर लिए। अभी बेचारे जो आधे हैं सिर्फ 15% लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? तो लेट अस प्रोसीड फर्दर, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया देश कैसे चल रहा है, हमारा गांव कैसे चल रहा है। यानी जो 15% लैंड है वो 55% लोग उसके ऊपर उनका मतलब वो है ओनरशिप है, और वो उसके ऊपर खेती कर रहे हैं। जो आधे लोग बचे वो 85% लैंड उनका है, जो बड़े 2 हेक्टेयर से ज्यादा के लैंड वाले, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर? नेक्स्ट है हु विल प्रोवाइड द लेबर। रब करता हूं मैं। चलिए पढ़ता हूं। आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था फार्मिंग रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, है ना, बहुत मेहनत की जरूरत है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड, है ना, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। देखो 2 है, हमने पढ़ा था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो उनका खुद का लोग, घर के परिवार के लोग ही उस खेत में काम करते हैं। सो दे प्रोवाइड लेबर फॉर देमसेल्फ, वो खुद के लिए लेबर प्रोवाइड करते हैं। और जो बड़े मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो क्या करते हैं? हायर करते हैं ना, हायर करते हैं लेबर्स। तो जिनके पास लैंड नहीं है तो उनको भी जॉब चाहिए, तो वहां से हायर करके अपना जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। इट इज एज सिंपल है, जो मैंने बोला, लिखने की जरूरत नहीं है। जिनका पास मार्जिनल स्मॉल फार्मर है दे प्रोवाइड लेबर फॉर देमसेल्व्स, और मीडियम और लार्ज फार्मर दे हायर लेबर फ्रॉम अदर विलेज पर्सन्स, है ना, वहां से उठा लेते हैं लोग, क्योंकि सबको पैसे की जरूरत है, मजबूरी, पेट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब वेजेस कैसे मिलते हैं? तो वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ और इन अदर काइंड, लाइक जो जैसे मान लो गांव में क्या होता है कि अभी गेहूं की फसल की कटाई चल रही होगी, हाँ। तो जो मजदूर है जो क्या करेंगे, पूरे दिन गेहूं काटेंगे खेत में जाके। जो बड़े लार्ज और मीडियम फार्मर्स है तो उनके यहाँ जाएंगे, गेहूं काटेंगे, पूरे दिन काटेंगे। फिर उनका क्या हिस्सा होगा? या तो 2 चीज होगा, या तो मजदूरी देंगे वो उनको, जो कैश पहले से डिसाइड हो जाएगा, या सेकंड चीज उनको क्या देंगे कि ठीक है भाई मैं पूरे दिन काटूंगा, मुझे 1 गट्ठर शाम को गेहूं का चाहिए। अरे नहीं सर, जितना आपने काटा उसका आधा आप लेके जा सकते हो। नहीं, दिस इज नॉट इन केस ऑफ लेबर। वो क्या होता है जब शेयर फार्मिंग होती है कि हम कोई घर से दूर रह रहा हो, खेत किसी और को दे दे कि आप उगाओ, उस केस में शेयरिंग कर सकता है। इतना अगर किस्मत हो जाए अगर लेबर की बेचारे की कि आधा उसको मिलने लग जाए, तब तो फिर वो तो उससे भी मैं आगे निकल जाएगा ना। जो लैंड वाला उससे भी उसकी ज्यादा हो जाए, क्योंकि पूरे साल तो उसने लेबर लगाया उगाने के लिए, फर्टिलाइजर दिया, पानी दिया, और बाद में लेबर काट के बोलेगा आधा मैं ले जा रहा हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन? मैं मेरे खुद के घर की बात करूं या मेरे गांव की बात करूं, तो हमारे यहाँ जो खेत को कटाई करने आते हैं वो लोग क्या करते हैं,
जो कटाई करने आते हैं पूरे दिन काटते हैं, शाम को फिर एक गट्ठर उनका, गट्ठर भी ऐसा है कि इतना भारी कि अपन 2 लोग मिल के उठाएं तो नहीं उठा सकते हैं। वो मतलब उनका पूरे मेहनत का पूरा वो उस तरीके से सेटअप रहता है। जिसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, अगर किसी के पास पैसे हैं तो दे प्रेफर टू गिव लेबर ओनली, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, बिल्कुल, फ्रॉम वन फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, सबका लेबर अलग होता है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेराइटीज इन ड्यूरेशन, वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक रीजन में जाएंगे तो बोलेंगे भाई हम 6 घंटे काम करेंगे, दूसरे रीजन बोलेंगे आपको 10 घंटे करना है तो करो, नहीं तो जाओ। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना जॉब एम्प्लॉयमेंट है और कितने लोग भूखे मर रहे हैं ना। गांव की इकोनॉमी में क्या है, अगर ज्यादा लोगों के पास जमीन नहीं, उनको काम तो चाहिए, तब उनका फायदा कैसे कौन उठा सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़े। देखो एक उसी पेज में पेज नंबर 8 का सेकेंड पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी लास्ट 3 लाइन, द मिनिमम वेज फॉर फार्म लेबर इज सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। ये मार्च 2017 का डेटा है, अभी चेंज हो चुका है ना। एवरी ईयर ये एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके तहत सबको एक फिक्स मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। अब वो जो वेज सेट हो गया तो उसमें 300 रुपए 2017 के लिए उन्होंने सेट किया था। लेकिन क्या होता है, ये तो ऑन पेपर है, रियलिटी कुछ और हो सकती है, जैसे आपके बुक में लिखा है। लेकिन दाला गेट्स ओनली 160 रुपीज। क्यों? क्योंकि एक काम के लिए 10 लोग करने के लिए खड़े हैं, तो क्या करेगा दाला, बोले भैया जो मिले हो, मेरे बेटे भूखे सो रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो मुझे जरूरत है काम की तो आप दे दो, है ना। तो वो आधे पैसे में काम करने के लिए मजबूरी में तैयार भी नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता, उनको अपने राइट्स का भी पता नहीं है और उसका मिसयूज कोई और करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, है ना। तो गवर्नमेंट ने ऑल्दो वेज एक सेट कर दिया, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से उनको लोअर वेज पे भी काम करना पड़ता है। चलिए, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, नेक्स्ट हेडिंग आ गया, वो भी अपन कर लेते हैं फटाफट बच्चों। अरे ये तो मिटा हुआ है। द कैपिटल needed in farming. चलिए देखते हैं। You are already seen that the modern farming method require a great deal of capital, बिल्कुल, so that the farmer now needs more money than before। और जो मैंने इसीलिए उस टाइम जब मैंने पार्ट 1 में बोला था तो ये बात बोली थी आप लोग को कि ये कैपिटल की वजह से हर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन नहीं बन पाता है ना। क्योंकि जो शुरुआत में आपको कैपिटल इन्फ्यूज करना है किसी भी बिजनेस या किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए, वो क्या है, बड़ा ही क्रूसियल होता है और उसकी वजह से सब पूरी जिंदगी लेबर बन के रह जाता है ना। ऑल्दो हो सकता है उसके पास स्किल हो, बहुत सारे आइडियाज हो जिसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स ऐसे कर दी कि आपको इनिशिएटिव के लिए आप बैंक जाओ, बैंक आपको लोन देगी, बट इतना आसान कहाँ है ना। आप बैंक जाओगे तो जरूरी नहीं कि आपको बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और उसके अलावा ये लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं होते हैं कि चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। चलिए, पहला है मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बारो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। जो छोटे फार्मर है उनको क्या करना है, पैसा बारो करना पड़ता है कैपिटल के लिए। दे बारो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन। तो क्या करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो गांव के किसी बड़े फार्मर से या फिर कल्टीवेटर से क्या करेंगे, उधार ले लेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिप्ले द लोन, है ना। अब इतना रेट हाई होगा उनको कि वो बेचारों के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, उसको रिपे करने में पीढ़ियां निकल जाती हैं। बहुत सारा हमने सुना है कि फार्मर्स ने, खास करके महाराष्ट्र का जो विदर्भ या वो सब रीजन है, वहां पे तो इतना ज्यादा लोग सुसाइड किसान का न्यूज आता रहता था। अभी 1-2 साल से न्यूज आना बंद हुआ है, क्या रीजन है पता नहीं है, बट ये फार्मर्स की सुसाइड कोई अपनी जान कब देगा, तब वो जब छोटा फार्मर कहीं किसान के बड़े किसान से लोन ले लिया
अब उसके पास बड़ा किसान है, पैसा है, तो गांव का दबंग या मजबूत आदमी होगा, तो उसको ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो बेचारा अपनी जान दे के सोचता है इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए ना। सो दिस इज द कंडीशन आफ्टर 65 years ऑफ इंडिपेंडेंस। इट इज वेरी पैथेटिक बट दिस इज द रियलिटी। सो बच्चों, अब ये इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि अब कंट्री आपके हाथों में आने वाली है धीरे धीरे, तो you should be knowing all these facts, how you can work, you can use your skill, your competence, but अभी तो हम लोग कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो बट दिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू स्मॉल फार्मर्स डेली लाइफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल की बात फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट, इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। जो मीडियम और बड़े फार्मर्स, उनकी खुद की सेविंग है। They are thus able to arrange for capital needed. How do these farmers have their own saving? You will find answer in next section. क्या है नेक्स्ट सेक्शन? मतलब उनके पास बहुत सारा लैंड है, तो क्या जो अपनी जरूरत की है उसको यूज करेंगे, बेच देंगे। तो चलिए मैं लिख ही देता हूं, पहले वाले को भी लिख देता हूं। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग है नंबर वन है स्मॉल and marginal farmers take loan from large farmers or money lenders of village for their capital requirement. ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और ये इनको क्या करता है, बहुत ही पेन देता है पूरी जिंदगी, है ना। क्योंकि एक बार लोन ले लिया, मान लो बच्चों लोन लिया, चलो मुझे खेती करनी है ना। और लोन कितना होगा, हार्डली 10,000 20,000। अब लोन लेने के बाद उस साल बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुई, अब बेचारा क्या होगा। अब तो खाने के वादे हैं, खाने के लिए भी लोन लेना, और प्लस ये जो 10,000 लिया है, ये घर पे आकर रोज घंटी बजाएगा, भाई दे दे नहीं तो जान से मार दूंगा, भाई दे दे नहीं तो तेरी साइकिल ले जाऊंगा, दे दे नहीं तो तेरा काऊ ले जाऊंगा, बफेलो ले जाऊंगा। क्या मतलब क्या है ये क्या है, ये उसके ऊपर त्रास है ना। तो ये त्रास वो जिंदगी भर घिरा रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने उसको छोटा बनाया था, प्लस एजुकेटेड नहीं है। तो अब वो क्या चीज है, 6, 7, 9 कुछ समझ में नहीं। चलो बच्चों, सो स्मॉल जो छोटा किसान, मार्जिनल किसान है, पूरी जिंदगी उलझ के रह जाता है। और अब बड़े किसानों की बात करें तो बड़े जो मीडियम, दूसरा है मीडियम एंड लार्ज फार्मर। ये क्या होते हैं, इनके पास खुद की सेविंग होती है, प्लस ये पैसा है तो इनकी पकड़ है ना। आज की देश में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो अब क्या है, इनके पास पैसा है तो इनको बैंक भी लोन देगी। अब इनका लोन क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे कम होगा, और कोई घंटी बजाने वाला भी नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि दे हैव गॉट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, ऑल द प्रोटेक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये अनऑथराइज लेंडिंग था, इट इज ऑथराइज लेंडिंग, है ना। जब ऑथराइज लेंडिंग आ जाएगी तो इनके पास ये तो लोन ले लेंगे, बाद में भरेंगे भी नहीं। दादागिरी से 10,000 मान लो 50,000 का लोन ले लिया, उससे कमा भी लिया, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल भरेंगे नहीं, बाद में लोन भी माफ हो जाएगा। सर फार्मर्स के घर पर घंटी भी रहती है? बिल्कुल रहती है, दरवाजा के ऊपर बाहर कड़ी लगी रहती है। घंटी इन द सेंस टेंशन, है ना। घंटी का मतलब है टेंशन, जो सर पे जो किसी का कर्जा होता है ना बेटा, वो उसकी जिंदगी कैसे वो जीता है रोज। अभी एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें क्या था, स्कूल है चाइना का, है ना। चाइना का स्कूल है, उसमें क्या है, जो सबके माँ बाप कैसे मेहनत करके पैसा कमा के लाते हैं आप लोग के पालने पोसने के लिए, आप लोग के स्कूल का खर्चा, आप लोग के खाने का खर्चा, आप लोग के सारे खर्चे, आप लोग के सारे सपने वो अपने सर पे कैसे लेके घूमते हैं ना, उसमें वो दिखाया है
एवरी चाइल्ड, सब बच्चों का क्या था कि उनके रियल माँ बाप का दिखाया था, एवरी चाइल्ड वाज क्राइंग कि यार हम अपने माँ बाप को जो वो इतनी मेहनत से इतना संघर्ष करके हमारे लिए जो कर रहे हैं, हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। हमको क्या है कि हमको जस्ट अपने फन के लिए उनका क्या दर्द है, किसी के माँ बाप को मतलब कोई कितनी बीमारी है, किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, वो बेचारा किए जा रहा है ना। वो क्यों किए जा रहा है, वो भी आराम कर सकता है, बट वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके परिवार को कोई कमी ना हो। 2-2 शिफ्ट करता है। हाँ, 2 शिफ्ट कर रहा है, 3 शिफ्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आप खुश रहो। तो ये जो मूवी मैंने देखा था, इस फील की मैं आप लोग के साथ कभी एक अलग से वीडियो बना के शेयर करूंगा कि व्हाट आवर पेरेंट्स आर डूइंग फॉर आवरसेल्व्स एंड व्हाट वी आर गिविंग रिटर्न टू देम। हम उनको बदले में क्या दे रहे हैं, है ना। हमको मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस क्या है, हमको कैसे उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि माँ बाप है तो हम है ना। माँ बाप इज मोर देन गॉड फॉर अस। तो भगवान से अगर बढ़ के हैं तो भगवान को की इज्जत करना भी हमारा काम है। चलिए बच्चों, मीडियम लार्ज फार्मर दे हैव गॉट सेविंग्स फ्रॉम farming income and also they can take loan from authorized financial institution। तो दिस इज द डिफरेंस। जो छोटे किसान है बेचारे जिंदगी भर उलझे रहते हैं और बड़े किसान आराम से लाइफ जी सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। वी विल गो टू नेक्स्ट पेज। तो जो अब ज्यादा इसमें नहीं है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट ये है एंड आवर, अरे अभी तो थोड़ा और भी है, शॉपकीपर 2 हेडिंग है। चलिए कर लेते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं है, जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स है उसको अब बेचने की बात कर रहे हैं लोग, है ना। क्योंकि खेती वेती खा पी के सब कुछ तो खत्म, अब जो बचा उसको बेच के इनकम अर्न करने की बारी आ गई। कौन करेगा? ज्यादातर मीडियम और लार्ज फार्मर करेंगे, है ना। ये तो इतनी स्टोरी सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, सेल ऑफ सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट। क्या है सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट्स, देख लेते हैं। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using 3 factors of production. The wheat harvested and produced is complete. What do the farmer do for these wheats? तो ये क्या करते हैं, इस wheats का जो सरप्लस होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो small farmers like Savita and Govind son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family need. So it is medium and large farmers who supply wheat to the market. मैंने जो बताया था आप लोग को बच्चों कि बेचने का काम कौन करेगा, जिसके पास बचेगा, है ना। मेरे खुद के खाने के लिए वांदे पड़े हैं और मैं चाहूँ चलो बेच दूं, पैसा ले आऊं, तो क्या मतलब है ना। और सर अगर कोई बेचे भी तो एक बीच में कोई ब्रोकर लगा रहता है, वो सर गवर्नमेंट को महंगे में बेचता है और किसानों से सस्ते में खरीदता है। बिल्कुल, इट इज एवरीवेयर। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, है ना। किसान है, घर पे है, 2 चीजें होती हैं देखो बच्चों। एक तो क्या है, किसान के घर पे मान लो वीट आ गया, अब उसके पास या तो फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसको उठा के लेके मार्केट में बेच पाए। अगर वो फैसिलिटी है तो उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि कहाँ ले जाके बेचना ताकि बेस्ट प्राइस उसको मिले। तो दीज आर लैक ऑफ एजुकेशन। और थोड़ा सा मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट के पार्ट में भी इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि हर किसान को ये अवेयरनेस होना चाहिए कि जो उसका वीट अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसका रेट क्या है, जो किसान जिसको मिनिमम मिलना चाहिए। तो कोई बीच वाला होगा, अगर किसान को पता है कि भाई जैसे गवर्नमेंट आकाशवाणी से या टीवी पे ये निर्धारित कर दे कि इस बार
एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वीट का है वो है 2000 पर क्विंटल। तो कोई भी बीच का आदमी अगर आपके पास आएगा बोलेगा सर 1850 दे दो, दैट इज ओके, लेकिन आपके पास आके बोले कि 1200 ले लो, तो इसका मतलब क्या है, वो चीटिंग कर रहा है और आपके अज्ञानता का फायदा उठा रहा है ना। चलिए, तो सरप्लस जिसके पास होगा, जो लार्ज एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर जिसके पास सरप्लस होगा, दे विल सेल इट टू द मार्केट। कुछ भी नहीं है इसमें, द सरप्लस प्रोड्यूस मोस्टली large and medium farmers sell their produce to market। ठीक है, so this is the case। आगे देखते हैं बच्चों सॉरी, वीडियो हमारा बीच में अटक गया था ड्यू टू सम इमरजेंसी, मुझे जाना पड़ गया था। सो हम लोग जहां से स्टॉप किए थे वहां से ही स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक वाज सेल ऑफ सरप्लस फार्म्स प्रोडक्ट। जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट है उसको कैसे और कहां बेचना है उसकी बात करते हैं हम लोग, है ना। लेट अस स्टार्ट। द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने सीख लिया तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। बाद में अब बेचेगा कौन, बेचेगा वही जिसके पास ज्यादा है ना, ज्यादा है। तो मैं इसका डिफिनीशन एक लिखता हूं आप लोग के सामने ताकि आप इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख सके। चलिए लिखता हूं, द सरप्लस ऑफ प्रोड्यूस मोस्टली बाय medium and large farmer the surplus of produce sold to the market है ना। तो ये सरप्लस जो प्रोडक्ट है कहाँ मार्केट में बेच दिया जाता है, किसके द्वारा, मोस्टली बाय मीडियम एंड लार्ज फार्मर। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनके पास खेत बहुत छोटा है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर। तो उनकी खुद की जो जरूरतें हैं उसको ही पूरा करना बड़ी मुश्किल से होता है, तो बेच नहीं सकते हैं। तो ये सरप्लस प्रोड्यूस सेल की बात आती है, कौन बेचता है वो मार्केट में, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। आगे पढ़ता हूं मैं, देखो इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे, सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स की हेडिंग में ही लास्ट के 3-4 लाइन। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोड्यूस इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन यूज, है ना, देयर ओन और फैमिली यूज। तो उनके पास खेत कम है तो ज्यादातर चीजें अपने खुद के लिए रख लेंगे ताकि वो उनका फैमिली पूरे साल गुजारा कर सके। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। तो मीडियम, मोस्टली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इन पिक्चर 1.1 कहाँ दिया है 1.1, मेरे बहुत पीछे, चलिए पढ़ते हैं। You can see the bullock cart streaming into market, each carrying loads of wheat. The traders at market buy the wheat and sell it to the further to shopkeepers in towns and city. ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। जो कौन खरीदेगा उसको, ट्रेडर्स खरीद लेंगे ना। जनरली ट्रेडर्स परचेज दिस एंड दे फर्दर सेल इट टू शॉपकीपर्स एंड बिग मार्केट्स, है ना, वो बड़े शहरों में उसको पहुंचा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सो इसमें इतना कुछ है नहीं, वी विल स्टिक टू दिस पॉइंट ओनली कि भाई बेचता कौन है, तो मोस्टली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, है ना, जो भी प्रोड्यूस है, चाहे वो व्हीट हो, चाहे राइस हो, या फिर पोटैटो, जो भी वो उगाते हो, है ना। अब नॉन फॉर्म एक्टिविटी इन पालमपुर, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, नॉन फॉर्म एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने देखा था कि मेजॉरिटी मोर देन
अराउंड 75% लोग जो है 75% वो फार्मिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मिंग से ही जुड़े थे। तो 25% ऐसे भी हैं जो नॉन फार्म बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं हम। नॉन फॉर्म एक्टिविटी इन पालमपुर। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है नॉन फॉर्म एक्टिविटी इन पालमपुर। जस्ट रीड, पढ़ता हूं मैं। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। ये नॉन फॉर्म एक्टिविटी इन पालमपुर का पहले ही पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइनें हैं। मैं लिखता हूं पहले, ओनली 25% people of Palampur are engaged in non-farm activity। ठीक है बच्चों, वही बात है लेकिन मैंने लिख दिया ताकि आपका समराइज हो जाए। आगे देखते हैं, उसमें भी नॉन फॉर्म एक्टिविटी मतलब अदर देन एक्टिविटी। तो नंबर 1 है उसमें डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। तो इसमें भी सबसे पहले क्या आता है कि 25% वाले क्या करते हैं। नंबर 1 डेयरी, डेयरी है ना सबसे मेन। नॉन फार्मिंग के बाद पहले नंबर पे आता है क्या, डेयरी। पढ़ लेता हूं। डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। People feed their buffalo on various kind of grass and the ज्वार and बाजरा that grow during the rainy season। मतलब ज्वार बाजरा या various kind of crops grasses ये अपने बफेलो या काऊ को खिलाते हैं। ठीक है, फिर द मिल्क इज सोल्ड टू रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है रायगंज में, बगल का कोई गांव का नाम है ये। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, द 2 traders from शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज। 2 बड़े व्यापारी लोग उन्होंने क्या किया, रायगंज में एक बड़ा सा चिलिंग सेंटर बना दिया उन्होंने, है ना। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो वहां से फिर क्या होगा, जो मिल्क होगा फार अवे दूर दूर तक सिटी तक पहुंचा दिया जाएगा। चलो बच्चों मैं 2 लाइन इसमें लिख देता हूं डेयरी वाले में। It is the first major non-farming activity at village level, है ना। फर्स्ट मेजर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी एट विलेज लेवल। इसमें क्या होता है, पीपल या जो यूज कर रहा है, फार्मर को तो रखेंगे नहीं, हम ऐसा लिखेंगे कि इन दिस पीपल फीड देयर बफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ पीपल। जनरली लिख देता हूँ, अलग अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम लोग। जनरली फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस टाइप ऑफ ग्रास एंड सेल। ऊपर लिखता हूँ बच्चों, and sell milk or related produce to nearby village। यहाँ लिख देता हूँ मैं चिलिंग सेंटर और
नियर बाई मार्केट, है ना। तो चीजों को खाली समझना है, लिखना तो हमको अपने से ही, इसमें इतना कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं, है ना। ना टेक्निकल वर्ड्स का यूज किया गया है, जनरल लाइफ की बात की गई है। पहले तो हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर में कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जरूरी थी, मूलभूत रिक्वायरमेंट क्या था। नाउ वी हैव गॉन थ्रू फर्स्ट डेयरी। इन डेयरी it is non-farming activity of the village in which people who is involved in means dairy business, they generally feed their buffalo on various types of grass and sell milk or related produce to nearby village or nearby market, है ना। So यही स्टोरी क्या है, लगभग सब गांव की है। ये तो चलो ठीक है, चिलिंग सेंटर कहीं की अगर गांव में चिलिंग सेंटर नहीं लगा या पड़ोस के गांव में नहीं लगा तो क्या करते हैं, सिटी में जाते हैं, जो मिठाई बनाने वाला उसको दे देते हैं, या फिर जो पनीर बना रहा है इससे रिलेटेड जो बिजनेस कर रहा है उसको दे देते हैं। इवन घर घर जाके 1 लीटर 2 लीटर जो हाउस होल्डर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करते हैं। उसमें रादर इनको ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर से जुड़ जाते हैं ना। चिलिंग सेंटर वाले को देने में क्या है, वो डायरेक्ट कस्टमर नहीं बल्कि इंटरमीडियरी से जुड़ते हैं, तो उनका जो बेनिफिट है पार्ट ऑफ चिलिंग सेंटर वाला ले जाएगा, लेकिन अगर वो डायरेक्ट मार्केट में बेचता है तो उनका जो आउटकम होगा, जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। चलिए बच्चों, सो दिस इज फर्स्ट वन डेयरी वाला। दूसरा एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पहला तो हो गया हमारा डेयरी, अब दूसरा देखते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है। छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कोई सेटअप किया हुआ है पालमपुर में, है ना। तो दिस इज मॉडल है, तो ऐसे बहुत सारे गांव में हमको देखने को मिल जाएगा, छोटा मोटा कोई सेटअप करके रखा हुआ है ना। मधुमक्खी पालन, कोई अचार बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटे छोटे बिजनेस में लोग इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए पहले तो मैं लिख देता हूं, पहला डेयरी हो गया, सेकंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पालमपुर। पालमपुर की जगह खाली अगर हम विलेज लिखे तो भी हमारा पर्पस सर्व होगा, बट आपको याद करने में आसानी हो, समझने में, इसलिए मैंने पालमपुर लिख दिया, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर के लिए बोल रहा है 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur involves very simple produce method, है ना, and are done at a small scale. They are carried out mostly at home or in fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. तो ये क्या छोटे छोटे गृह उद्योग जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे ही पालमपुर गांव में जहाँ लेस कैपिटल की जरूरत है और घर वाले ही मिलके काम कर लेते हैं। जैसे कोई सिलाई का उन्होंने यूज कर लिया, कोई शर्ट बना के दे रहा है तो छोटा सा सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर डाल दिया और स्टिचिंग का काम सिखा रहे हैं। ऐसे ही छोटे मोटे जो उद्योग, जैसे मैंने बताया अचार बनाने का काम है, पापड़ बनाने का काम है। बहुत सारे गांव में बीड़ी भी बनाती है फैमिली, बैठ के बीड़ी बना रहे हैं, फिर उसको बड़े बड़े ट्रेडर्स को बेच देते हैं ना। तो दीज आर द, इसको क्या बोलते हैं, गृह उद्योग, है ना। होम इंडस्ट्री जो घर में ही घर के मेंबर द्वारा ही कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक उसमें देखो ब्लू बॉक्स में दिया है, मिश्री लाल हैज परचेज्ड मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट अप इट ऑन हिज फील्ड। उन्होंने क्या किया, शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद ली और अपने फील्ड में उसको सेट कर दिया। शुगर केन, गन्ने का शुगर केन क्रशिंग मशीन। अब देखो जिसके पास जितना कैपिटल है वही उसके हिसाब से आगे बढ़ सकता है। तो शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। पहले क्या, बुलक बैल से चारों तरफ जैसे मशीन लगा देंगे, बैल ऐसे घूमता रहेगा और उसमें एक एक दो दो गन्ना डालते रहेंगे, तो उसका क्रश होके गन्ने का जूस निकलता था। फिर उससे जो भी बनाना है, जैसे बोलते हैं उसको जैगरी, गुड़ बोलते हैं जनरली, वो बना के वो मार्केट में बेचते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, sugar crushing was earlier done with the help of bullock, but people prefer to do it by machines these days. आज की टाइम में जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं मशीन से। मिश्री लाल also buys sugar cane from other farmers and process it into jaggery. मिश्री लाल क्या करता था, जब लगता था तो बगल पड़ोसी से या जिसके पास भी शुगर केन की खेती है उससे
वो शुगर केन खरीद लेता था, फिर उसको जैगरी बना के मार्केट में बेच आता था, है ना। इन दिस प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, थोड़ा मोड़ा उसको प्रॉफिट हो जाता था। तो बच्चों ये हर गांव की कहानी है ना। मैं लिखता हूँ इसमें छोटा सा, क्या है, द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पालमपुर। तो हम लोग लिखेंगे अनलाइक द big factories, in big cities, in Palampur, mostly पालमपुर हार्डली लिखता हूँ मैं, हार्डली 50 फैमिली are involved in small manufacturing work at village level, है ना। In this process mostly family member involved and no worker are hired। सच्चाई कहानी के साथ किसी को हायर नहीं करते हैं ना, घर वाले मिलके कर लेते हैं। बहुत ही स्मॉल स्केल पे करते हैं। बच्चों इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, सो विल नॉट एक्सटेंड इट फर्दर। आपको अपने दिमाग से कुछ ज्यादा नहीं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अपने गांव के बारे में ही सोचेंगे ना, तो कुछ न कुछ आंसर निकल आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड चीज, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, ऐसी एक शॉपकीपर भी होगा जो क्या बेचेगा, गांव की जो फैमिली के लिए छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है, दाल राइस, फिर जो भी, एक शॉपकीपर ग्रोसरी की दुकान जैसा खोल के बैठा रहेगा। वहां गांव के लोग बैठ के क्या करते हैं, पंचायत करते हैं ना, देश दुनिया की बातें करते हैं। मतलब दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ लोग मिलते हैं और उनका घर भी, क्या बोलते हैं इसको, चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। चलिए देख लेते हैं बच्चों। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड सेल देम इन द विलेज, है ना। जनरली यही होता है, रेट थोड़ा हाई ही रहता है, 1 रुपए 2 रुपए का। लेकिन हमारे लिए क्या होता है कि घर के बगल में दुकान है, जब अगर आप बाहर दूर 2 5 10 किलोमीटर दूर जाओ, वहां खरीदने, उससे अच्छा नजदीक में 1 रुपए ज्यादा देके लोग प्रेफर करते थे खरीद लेना, है ना। You will see small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even small cloth, है ना। तो ऐसे दुकान भी आपको गांव में मिल जाएंगे। तो शॉपकीपर ऑफ पालमपुर भी ऐसे ही था, तो मैं लिख देता हूँ, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, द traders of Palampur are shopkeeper who purchase goods from
wholesale market and sell it in the village. जनरली ग्रोसरी शॉप्स है ना, जनरली ग्रोसरी शॉप। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो आप लोग, क्या क्या बेचते हैं वो लोग। तो वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स, वाइड वैरायटी ऑफ आइटम्स, लाइक क्या, लाइक जो हमने पढ़ा अभी, शुगर, व्हीट, राइस है ना, बैटरी, स्मॉल क्लॉथ शॉप, एटसेट्रा लिख देता हूँ क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। दाल, चावल, जीरा, हल्दी, पापड़, मसाला सब तो ये लोग लाके बेचते हैं। तो ये भी हर गांव में ऐसे एक दो दुकान होते हैं जो हमारी छोटी छोटी नीड को पूरा करते हैं। चलिए जो चौथा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो ये तीसरा था, सॉरी शॉपकीपर वाला थर्ड वन था। अब हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ वन एंड दिस इज द लास्ट वन है ना। जो मोस्ट मेजर था वो हमने डिस्कस कर लिया। गांव लेवल पे क्या होता है, गांव जैसे है तो गांव से कनेक्टिविटी दूर होती है। तो जनरली क्या होता है, जो कनेक्टिविटी, मान लो हमारा गांव जो सिटी जो नजदीक का तहसील या कस्बा है वहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो ट्रांसपोर्ट वाला भी एक होगा। किसी कोई 2-4 लोग गाड़ी खरीद लेंगे, गांव से बैठा के सिटी ले जाएंगे, 5-10 रुपए जो उनका वो होता है फेयर होता है, और सिटी से बैठा के गाँव लाएंगे। तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट भी एक अर्निंग का माध्यम है गाँव में। जो लोग क्या करेंगे, 1-2 गाड़ियां खरीद लेंगे और उसी के पीछे लगे रहेंगे। कैसे कोई भाड़ा कहीं मिल गया, कोई किसी को कहीं स्पेशल लोकेशन पे जाना है तो आपकी गाड़ी हायर कर लिया, तो वो भी उनका एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाता है। चलिए मैं इसको वर्ड्स में पिरो देता हूं ताकि आपका काम चल जाए ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, दिस इज फोर्थ वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ठीक है बच्चों, चलिए मैं पढ़ रहा हूं। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रायगंज कोई बगल का नजदीक का बड़ा गांव या छोटा शहर, कस्बा, मार्केट जैसा रहा होगा, मुझे जो अब तक फील आया। रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये लोग कौन है, ट्रांसपोर्ट सर्विस वाले हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वो लोग क्या करते हैं, फेरी मतलब भाड़ा के ऊपर चलाते हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर। ये क्या है, कम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस सेटअप हो जाता है। तो क्या है, लोग क्या करते हैं, काफी सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया है ना। सो अब नीचे ब्लू बॉक्स में दिया है, किशोरा जी हैं, इज अ फार्म लेबर लाइक अदर सच लेबर्स। Kishora found it difficult to meet his family's need from wage that he received. A few years back, Kishora took a loan from bank. This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless households. Kishora bought a buffalo with his money. He now sells buffalo's milk. अब वो क्या करता है, जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट डेयरी वाला है ना। Further, he attached a wooden cart to his buffalo and used it to transport various items. अगला क्या किया उसने, पीछे वुडन कार्ट खरीद लिया और उसको बफेलो के पीछे आगे बांध देता था पीछे, और ट्रांसपोर्ट का भी, गुड्स को इधर से उधर कैरी करने का भी पैसा ले लेता था। वंस अ वीक ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर पॉटर। वीक में एक दिन जाता था गंगा नदी के पास, वहां से क्या लाता था, गंगा से क्ले लेके आता था ताकि उसको पॉटर यूज कर सके, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और समटाइम ही गोज टू शाहपुर
विद लोड ऑफ जॉगरी और अदर कमोडिटीज, है ना, जॉगरी या अदर कमोडिटी लेके वो जाता था, उसको भी पहुंचाने। इवन he gets some work in transport. As a result, Kisora is able to earn more than what he used to do some years back, है ना। अब वो क्या करने लगा, ज्यादा कमाने लगा। सबसे होशियार है सर। होशियार है, यस, बिकॉज देखो बच्चों, माइंड ही सब कुछ है हमारा। एक माइंड जो है आदमी को राजा बना के रखता है, यही माइंड आदमी को भिखारी बना के रखता है ना। डिपेंड करता है आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं। सो किशोरा इज द बेस्ट एग्जांपल। चलिए मैं लिख देता हूं, रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, रिक्शा, RICK, देख लेता हूँ, यस, RICK, SHAW, AAAHS, रिक्शा वालास, टोंगा वालास, दो हो गया, टोंगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ट्रैक्टर, ट्रक, आगे का और लिख देता हूं, ट्रेडिशनल बुलक, बुलॉक्स, etc. are in the transport services. है ना। ये क्या है, काफी क्रेजी, मतलब काफी डिमांडिंग है, क्योंकि गांव में अब सबके पास खेती तो है नहीं और हर कोई मैनुअल लेबर भी कितना करके कितना कमाएगा। तो एडिशनल अर्निंग के लिए लोग कुछ न कुछ अपना रास्ता देखते रहते हैं, एंड दिस इज आल्सो वन पार्ट ऑफ एडिशनल अर्निंग। तो ये क्या, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। दे फेरी पीपल and goods from one place to another and they get paid for it। ठीक है बच्चों, सो ये भी एक सेक्टर है जिसके लिए गांव में जो चलता है ना। सो अब किशोरा की स्टोरी मैंने बताई, दैट इज फॉर योर नॉलेज, और दिमाग में बैठाने के लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हियर कम्स आवर चैप्टर टू एन एंड। हमारा चैप्टर अब खत्म हो गया है। चैप्टर काफी बड़ा था, काफी मतलब चीजें एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं थी, तो हमने समराइज्ड फॉर्म में बोर्ड पे जो जो लिखा उसको आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए और 1 2 3 4 5 बार पढ़ लीजिए। टेक माई वर्ड्स, यू विल गेट फुल रिस्पॉन्स, है ना। आपको कहीं बाहर जाने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब मैं जो है इस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज करता हूं। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ और एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है, या आप कुछ लगे कि क्वेश्चन आंसर कराने की जरूरत है, तो आप मुझे बताइए। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिए, है ना। आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ जरूरत है असिस्टेंस की, तो प्लीज डू लेट मी नो। आई विल राइट डाउन ईच एंड एवरी आंसर इन आवर ओन वर्ड्स, है ना, ताकि आपको कुछ रटने की जरूरत ना पड़े। समझ के बेस्ट तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर कर सके। सो ऑफिशियली आई एम क्लोजिंग दिस चैप्टर 1 at this juncture only. We will come up with chapter number 2, people as resource, in next video. Till then, my motto always used to say, आप लोग मोबाइल की दुनिया से बाहर जाइए, आउटडोर एक्टिविटी भी लाइफ का पार्ट बनाइए। पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है जो आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है ना। सो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।
Like, share and subscribe.